बैक टू इंग्लिश बाय हरजोत कौर संधू। और आज हम करने वाले हैं 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। तो सबसे पहले समझते हैं इसकी ज़रूरत क्या है ग्रामर में। सबसे पहले तो ये जो टॉपिक है ये सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करता है सेंटेंसेस बनाने में, ठीक है, एंड सेंटेंसेस के एरर को फाइंड करने में। तो इसका जो सबसे पहला हम करने वाले हैं, तो सबसे पहले समझते हैं इसमें रूल कितने हैं और ये कहाँ पे काम आते हैं। इसमें टोटल कितने रूल हैं मैं आपको भी बताती हूँ। इसमें है 120 रूल्स और इसके एक एक रूल की जो इम्पोर्टेंस है वो आपको ग्रामर के क्वेश्चंस में पता चलते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जो भी हो, रूल नंबर 1 है डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी, ठीक है। तो वो देख लेते हैं पहले। तो इस बार मैं लिखूंगी नहीं, मैंने ऑलरेडी लिख चुका है, तो मैं आपको वही दिखाऊंगी। ईच जो है वो इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल मतलब क्या होता है? मतलब होता है सेपरेट, सेपरेट रखना, ठीक है। वेल, और एवरी जो है ग्रुपिंग वर्ड है। तो सबसे पहला ये तो डिफरेंस नंबर 1 था, डिफरेंस नंबर 1। तो इसमें 4 कॉन्सेप्ट हैं। ये 4 कॉन्सेप्ट में आपको क्या क्या लर्न करना है, ये 4 कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, ठीक है। वेल, दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 1। ईच जो है वो 2 चीज़ों के लिए या 2 से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है। जैसे आई हैव अ बुक इन एवरी हैंड। अब इस सेंटेंस के एरर को फाइंड करने के लिए हम देखेंगे, ठीक है। एवरी जो होता है वो 2+ थिंग्स, मतलब 2 से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। वेल, तो अभी हमको समझना है कि ऐसा क्यों कि ईच हमेशा इंडिविजुअल ही रहता है और एवरी हमेशा ग्रुपिंग वर्ड। देखो, ईच का मतलब ये होता है सभी और एवरी का भी मतलब होता है सभी, लेकिन हिंदी मीनिंग दोनों की सेम है। लेकिन अगर आप इंग्लिश में इसको करोगे तो बहुत अंतर है दोनों में। जैसे मैं बोलूँ मच और मैं बोलूँ मैनी, दोनों का हिंदी मीनिंग सेम है, लेकिन जो डिफरेंस है वो इंग्लिश में है, ठीक है। तो ईच इसीलिए इंडिविजुअल है, सेपरेटेड है। जैसे आई हैव ईच बुक ऑफ रस्किन बॉन्ड, तो ये सेंटेंस गलत है क्योंकि यहाँ पे एवरी होगा, ठीक है। एवरी क्यों होगा? क्योंकि सभी के सभी की बात कर रही हूँ मैं, तो ईच भी लग सकता है और एवरी भी लग सकता है, तो दोनों में से कोई गलत नहीं है। वेल, आगे बढ़ते हैं, जो कि कॉन्सेप्ट नंबर 1 था। ईच जो है वो 2 से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ होता है और 2 से कम चीज़ों के लिए दोनों में से कोई यूज़ नहीं होता, 2 या 2 से कम के लिए यूज़ होता है। वेल, एवरी यूज़ होता है 2 से ज़्यादा चीज़ों के लिए। आई हैव अ बुक इन एवरी हैंड। इसमें एरर तो साफ साफ दिख रहा है कि ये जो एवरी है ना, इसको हटा के आप ईच कर दो तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। फिलहाल ये सेंटेंस गलत है, विदाउट एनी इम्प्रूवमेंट ये सेंटेंस गलत है, ओके। इसका सही फॉर्म क्या होएगा? आई हैव अ बुक इन ईच हैंड। यहाँ पे है एरर। तो अभी आपको समझ में आया ग्रामर में कितनी आपको मतलब समझने लायक बातें हैं। तो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर में ना बहुत सारे रूल्स हैं। लाइक मैं रूल नंबर 2 की बात करूँ तो बोथ से रिलेटेड है। रूल नंबर 3 रिलेटिव प्रोनाउंस है और इन सब के मैंने शॉर्ट्स भी डाले हैं। और आप बोलोगे शॉर्ट्स क्यों डाला है? क्योंकि जब आप किसी को एक्सप्लेन करोगे, तो अगर आप किसी का 1 मिनट 1 मिनट से ज़्यादा टाइम ले रहे हो, तो आप सोच लो आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते हो, ठीक है। 1 मिनट से आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। वो अलग बात है कि आप एक टॉपिक को बता रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट 2, ईच। ईच जो होता है एक प्रोनाउन ही होता है। अब कौन सा वाला प्रोनाउन कोई नहीं बताता है। तो ईच जनरली रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ठीक है। अब प्रोनाउन होता क्या है? प्रोनाउन यूज
प्रोनाउन वो चीज़ होती है जो कि नाउन के प्लेस पे यूज होती है। अब नाउन क्या होता है, देखो नाउन क्या होता है ना, जैसे नाउन एक नाम होता है। किसका नाम होता है, एक पर्सन, प्लेस, थिंग का, ओके, स्टेट का नाम होता है, एक्शन का नाम होता है, तो उसे हम नाउन बोलते हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन उसे बोलते हैं, जैसे मैं बोलूँ राम इज अ गुड बॉय, राम गोज टू स्कूल, राम प्लेज क्रिकेट, तो इसमें ऑड क्या लग रहा है, इसमें ऑड लग रहा है राम, तो मैं क्या बोलूँगी, राम इज अ गुड बॉय, पहले सेंटेंस में नाउन लगेगा, आफ्टर दैट प्रोनाउन से शुरू करेंगे। राम इज अ गुड बॉय, he goes to school, he plays क्रिकेट, ओके। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, ठीक है, याद रखना। वेल, और एडजेक्टिव भी होता है, इसीलिए आपको इसे याद रखना है, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, इसे आपको याद रखना है। वेल, तो अभी आपको समझ में आ गया कौन कौन से टाइप का प्रोनाउन या फिर नाउन होता है। देखो, पहला होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, है ना। आफ्टर दैट एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव कौन सा होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है, ये कोई भी टीचर आपको नहीं बताएगा, ओके। वेल, एडजेक्टिव क्या होता है, टेल्स अबाउट अ नाउन, विशेषण, ये है एडजेक्टिव। अभी एडजेक्टिव का काम क्या होता है ना, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताना, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताना एडजेक्टिव का काम होता है, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि एडजेक्टिव कैसे होते हैं। देखो, बहुत टाइप के एडजेक्टिव होते हैं। एक होता है टाइम का एडजेक्टिव, टाइम का एडजेक्टिव। दूसरा होता है, बहुत सारे टाइप के एडजेक्टिव होते हैं। जब आप एडजेक्टिव की क्लास करोगे तो आपको समझ में आएगा। वेल, सबसे पहले 120 रूल्स ऑफ ग्रामर ना अपने बुक के सबसे आगे लिखो, क्योंकि आपको जब भी कोई डाउट हो कि ये गलत तो नहीं लिखा है सेंटेंस मैंने, जैसे काफ़ी बार हम कुछ अच्छे सेंटेंस बोलते हैं, सही सेंटेंस बोलते हैं, लेकिन हमको डाउट होता है कि ये सेंटेंस गलत है, तो इसकी वजह से हम सेंटेंस काट के दूसरा एग्जाम्पल दे देते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। अगर आपके बुक के आगे 120 रूल्स ऑफ ग्रामर लिखी हुई है, और इतना इजी है ना ये रूल्स कि आपको याद हो जाएगा, तो इसीलिए वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ये समझ में आ गया। अब ये एग्जाम्पल्स में कैसे रहेंगे, देखो, ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स, आर नहीं आएगा, इज आएगा, इज वर्किंग हार्ड। मेरे सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, ईच जो है ना, ये प्रोनाउन है। क्यों प्रोनाउन है, क्योंकि ये प्लेस, नाउन के प्लेस में यूज़ हो रहा है ना। वेल, तो ये यहाँ पे ये प्रोनाउन है। देखो, अभी आपको समझ में आ रहा है ना, ईच प्रोनाउन है तो ये सेंटेंस सही है। और ईच यहाँ पे एडजेक्टिव है। कैसे एडजेक्टिव है, ईच स्टूडेंट इज़ वर्किंग वेरी हार्ड। यहाँ पे समझ में कुछ आ रहा है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स क्यों लिखा और यहाँ पे स्टूडेंट ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि एक डेफिनेशन आपको याद करानी थी मुझे कि जब भी ईच के आगे डायरेक्टली नाउन आता है ना, तो वो नाउन होता है सिंगुलर, बट अगर ऑफ द के बाद आएगा या फिर ऑफ लगाए और कुछ लगाए तो वो हो जाएगा प्लूरल। जैसे ईच ऑफ माई स्टूडेंट, ईच ऑफ माई डांसिंग क्लब, ईच ऑफ माई बुक्स, ठीक है। तो ठीक है, ये आपको समझ में रखना है कि ऑफ माई बहुत ही, ऑफ द बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है इससे पूरे में। नेक्स्ट, ईच स्टूडेंट इज़ वर्किंग हार्ड, ठीक है, ईच यहाँ पे एडजेक्टिव है। वेल, एवरी सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव होता है। कौन सा एडजेक्टिव, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। इतना तो आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। एवरी ऑफ माई स्टूडेंट, देखो ये सेंटेंस क्यों गलत है, एक पीछे चलते हैं पेज के।
यहाँ पे लिखा है ईच ऑफ माई स्टूडेंट, तो ये सेंटेंस क्यों सही हुआ? क्यों? क्योंकि ईच जो है वो प्रोनाउन भी है, लेकिन एवरी तो प्रोनाउन नहीं है, तो ऐसे कैसे आ सकता है ना? ऐसे तो नहीं आएगा, तो ये आएगा एवरी स्टूडेंट इज टैलेंटेड। ओके, वेल आगे बढ़ते हैं। ये है कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या बोलता है? ईच एंड एवरी। ईच और एवरी ना ये मेन पार्ट है पूरे रूल का, ठीक है। कभी कभी जो टीचर्स होते हैं वो रूल को कॉन्सेप्ट बना के लिखते हैं, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत बार कोई टीचर लिखते हैं कॉन्सेप्ट 113, कॉन्सेप्ट 114, तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है, वो रूल है कि कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्योंकि किसी भी रूल का 5 से ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं बन सकता है। वेल ओके, ईच जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ नहीं आता है और एवरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आता है। वो कैसे? आई हैव ईच रीज़न टू बी हैप्पी। अभी समझते हैं पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है लाफ्टर, हंसी। देखो, आप मुंह देखते हो, आप आंखें देखते हो, आप लिप्स देखते हो, दांत देखते हो, लेकिन आप उसकी हंसी को फील करते हो। पॉवर्टी, गरीबी, आप गरीबी को फील करते हो। आप देखते हो फटे हुए कपड़े, आप देखते हो, लेकिन फील क्या करते हो? गरीबी को आप फील करते हो। वेल, लव को आप देख नहीं सकते, आप उसे फील करोगे। रीज़न को आप फील करते हो। आपको जैसे कोई रीज़न बता रहा है तो आप उसको टच नहीं कर सकते ना, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, हो गया ना रीज़न हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने आपको पढ़ाया भी है, ठीक है। ईच, आई हैव ईच रीज़न टू बी हैप्पी, बहुत अच्छी सेंटेंस है, लेकिन एक गलती है। क्या गलती है? ये ईच नहीं होता ना तो बहुत अच्छा लगता। क्यों ईच नहीं होता? क्योंकि ये सेंटेंस को गलत बना रहा है। यहाँ पे लगना चाहिए एवरी, ठीक है। वेल, एवरी कॉन्सेप्ट नंबर 3 इज क्लियर। वेल, कॉन्सेप्ट नंबर 4 ये मैंने आपको पढ़ाया था कि ईच, एवरी, ईदो, नीदो के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा एंड सिंगुलर एडजेक्टिव भी आएगा। तो ये सारे के सारे रूल्स आपको याद होने चाहिए। लेट मी रिवाइज इट, ठीक है। एक सेकेंड रिवाइज करा देती हूँ। यहाँ पे ना आपको कुछ मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। ईच स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्ज़ाम। तो अभी समझना क्या है, ये जो नाउन है ना ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो ईच है ये एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो अभी ये नहीं समझना है कि ईच ही वो है, सब्जेक्ट नहीं है ईच, सब्जेक्ट तो स्टूडेंट है, ठीक है। तो ये गलत है सेंटेंस, फिर भी गलत है। क्यों? क्योंकि देयर नहीं आएगा, देयर तो प्लूरल है। और एज टू दिस फॉर्मूला कॉन्सेप्ट नंबर 3, 4 इस सब के वर्ड के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर एडजेक्टिव आता है। तो एज टू दिस हिज लगेगा या हर लगेगा, जैसा आपको मन। ईच ऑफ द आया, यही तो मैं आपको कहना चाहती थी। इसके बाद हमेशा कोई भी सेंटेंस देखो ग्रामर का, इसके बाद जो भी नाउन आएगा वो ईच के साथ होना चाहिए। ईच के बाद ऑफ द लगा हो, उसके बाद का नाउन तो हमेशा प्लूरल आएगा। वेल, इज क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे ईच था। वेल, प्रिपेयरिंग फॉर हिज या फिर हर कंपटीशन। वेल, आगे बढ़े। ईच स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम, ईच ऑफ द स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग। देखो, सेम सेंटेंस को मैंने हल्का सा चेंज किया। ईच स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज और हर एग्जाम, ईच ऑफ द यूज़ किया तो स्टूडेंट्स आ गया, इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज और हर एग्जाम कॉम्पिटिशन। तो वर्ब एडजेक्टिव दोनों के दोनों क्या आएंगे? सिंगुलर आएंगे। वेल, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर
रूल नंबर 2 हमको पता था बोथ का है, देखो यहाँ पे भी लिखा है बोथ एंड नॉट। ये तो देखो आप अगर ये पढ़ के सोच रहे हो कि मुझे सब कुछ आ गया है तो इस भ्रम में मत रहना। देखो ये जो थे इसमें 4 कॉन्सेप्ट थे रूल नंबर 1 में, थे ना, लेकिन आपको इसमें पता क्या चला, कुछ एक कॉन्सेप्ट नहीं पता चला। बोथ का दूसरा कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया है। यूजेज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन 0 कॉन्सेप्ट, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बनाया है इन्होंने। कंडीशनल सेंटेंसेस कुछ नहीं बताया। जनरल रूल फॉर यूजेज ऑफ फ्रेजेस 1 ऑफ द, तो ये भी कुछ नहीं बताया। वेल रूल नंबर 16 देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ, हाँ इसमें 1 बताया, रूल नंबर 1 एक्सप्रेशन ऑफ टाइम मनी स्पीड, हाँ इसने 1 बताया है। रूल नंबर 8 में सर्टेन केसेस ऑफ कंपैरिजन 0 कॉन्सेप्ट्स। वेल प्रेपोजिशन ऑफ टाइम सिंस एंड फॉर, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ये पक्का पढ़ना है आपको। अगर देखो मैं जनरली आपको बता देती हूँ, इसमें आपको कंफ्यूजन होता है तो ठीक है। अब आप उतनी गहराइयों में मत जाना कि रूल नंबर 9 क्यों पढ़ाया जा रहा है। सिंस यूज विथ पॉइंट ऑफ स्टार्ट, पॉइंट ऑफ स्टार्ट में सिंस यूज होता है। वेल जैसे आई लर्न इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड, फॉर चाइल्डहुड नहीं होगा, तो सिंस क्या बताता है, पॉइंट ऑफ स्टार्ट। वेल और वही फॉर क्या बताता है, आई लर्न इंग्लिश फॉर 5 years, तो फॉर क्या बताता है, ड्यूरेशन बताता है। ठीक है फॉर ड्यूरेशन बताता है। ठीक है वेल आगे बढ़ें। रूल नंबर 2 देख रहे थे ना हम, चलो स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 2, तो मैं आपसे एक प्रॉमिस करती हूँ कि ये जो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है मैं जितने जल्दी कर सकूँ ना उतने जल्दी करूँगी आपके लिए। ठीक है राइट। रूल नंबर 2 बोथ का कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या बोलता है कि बोथ जो है ना इसको एज वेल एज से एलर्जी है, इसको एज वेल एज के साथ कभी मत डालो सेंटेंस में। ठीक, बोथ राम एज वेल एज श्याम, तो ये सेंटेंस बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम लग रहा है बहुत अच्छा सेंटेंस लिखा है मैंने, लेकिन ये गलत है। बोथ राम एंड श्याम, अब आप बोलोगे एज वेल एज नहीं लगाएं, ठीक है नहीं लगाएंगे, लेकिन इसके बजाय कौन सा कनेक्टर यूज़ करें, तो एंड वाला कनेक्टर यूज़ करो, कंजंक्शन। ओके बोथ राम एज वेल एज श्याम गलत है, बोथ राम एंड श्याम। अच्छा ये तो ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्लियर, लेकिन कॉन्सेप्ट नंबर 2 मुझे कौन बता पाएगा कि बोथ के साथ नॉट नहीं लगता है। देखो अगर मैं बोलूँ बोथ राम एज वेल एज श्याम आर नॉट कमिंग, तो ये सेंटेंस ना आपको टीचर उसका आधा मार्क्स भी नहीं देगी। वेल तो अभी हम नॉट तो हटा देंगे, लेकिन ये बताओ कौन सा कंजंक्शन अभी यूज़ करना है, तो आप यूज़ कर सकते हो नीदर एंड नॉर। ठीक है नीदर राम नॉर श्याम इज कमिंग। कॉन्सेप्ट नंबर 3 है पॉजेसिव एडजेक्टिव का। ठीक है तो ये बोलता है माय हर देयर, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता क्या है, माय हर देयर हिम माय योर और बहुत सारे होते हैं। वेल अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट अलग है। अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव जैसे बोथ ऑफ माय कार, माय बोथ कार, ये गलत हो जाएगा ना, बोथ माय स्टूडेंट्स, बोथ स्टूडेंट्स, तो ये गलत है। जब भी बोथ और पॉजेसिव एडजेक्टिव एक सेंटेंस में हो तो ध्यान रखना कि पॉजेसिव एडजेक्टिव हमेशा बोथ के आगे हो। वेल इसको एक बार रिवाइज कर लें।
एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं बोथ का कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है, बोथ के साथ कभी एज वेल एज मत लगाओ, एंड कनेक्टेड यूज करो। कॉन्सेप्ट नंबर 2 है कि बोथ के साथ कभी नॉट भी यूज मत करो, नीदर एंड नॉर यूज करो। कॉन्सेप्ट नंबर 3 है कि अगर बोथ वाले सेंटेंस में कभी भी पॉजिटिव एडजेक्टिव आया तो उसके बाद आएगा, बोथ के बाद आएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव। रूल नंबर 3, वेरी 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 कंफ्यूजिंग एंड इंटरेस्टिंग रूल नंबर 3 क्या बोलता है, ये बोलता है कि हु एंड हुम जो है ना, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। सबसे पहले ये समझते हैं कि वर्ब जो होता है ना, वर्ब एक सेंटेंस होता है कि ही मेट हर, तो ही सब्जेक्ट है, वर्ब है बीच में और ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब की इस साइड क्या आता है, आगे क्या आता है, सब्जेक्ट आता है और पीछे क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो इस केस को ना हमने बहुत अच्छे से बनाया है। ये सब्जेक्टिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो आपको ये आना चाहिए। वेल, ही, शी, इट, दे, यू, आई, वो, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे सब्जेक्टिव केस हैं, यानी कि सब्जेक्ट बनेंगे ये लोग। देखो, ऑब्जेक्टिव केस में जो जो वर्ड्स हैं वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकते। ऑब्जेक्टिव केस में जो जो वर्ड हैं वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकते, और जो जो वर्ड हैं सब्जेक्ट केस में तो वो कभी ऑब्जेक्टिव नहीं बन सकते। वेल, हिम, हर, इट, देम, यू, मी, अस। तो वर्ब के लेफ्ट साइड क्या आता है, सब्जेक्टिव केस, और वर्ब के राइट साइड आता है ऑब्जेक्टिव केस। आगे बढ़ते हैं। वेल, तो आपको समझ में आ गया सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये डायग्राम आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो ये डायग्राम आपके दिमाग में होनी चाहिए कि सब्जेक्टिव केस जो होता है उसमें क्या क्या आता है। उसमें ही, शी, इट, दे, यू, आई, वी आता है, और वर्ब के लेफ्ट साइड वो आता है, मतलब आगे आता है, और वर्ब के पीछे जो आता है वो होता है ऑब्जेक्टिव केस, जिसमें आता है हिम, हर, इट, दे, देम, यू, मी, अस। वेल, तो अभी हमको देखना क्या है कि पॉइंट व्हाट इज दिस, शी मेट द पर्सन, उसने, वो जो थी ना वो एक पर्सन से मिली। हु यहाँ पे क्यों आया, शी मेट द पर्सन सेज दैट आई एम गॉड। तो ही सेज आई एम गॉड या फिर हिम सेज आई एम गॉड। तो सेज क्या है, वर्ब है, तो वर्ब के आगे सब्जेक्टिव केस है। ज़रूरी नहीं है हमेशा ऐसे ही हो, ठीक है। तो ही एक सब्जेक्टिव केस है। शी मेट द पर्सन whom God likes, कौन, उससे ही गॉड लाइक्स, यानी कि वो गॉड को पसंद करता है या गॉड उसे पसंद करता है। तो सबसे पहले तो whom आएगा, क्योंकि ये जो केस है ना यहाँ पे हिम आता, हिम गॉड लाइक्स। वेल, आगे बढ़ते हैं। व्हाट और हु एंड हुम को आप मैन के साथ लगा सकते हो, ह्यूमन बींग्स के साथ लगा सकते हो, डोमेस्टिक एनिमल्स के साथ लगा सकते हो। लेट मी शो यू अ क्लियर बैकग्राउंड। वेल, देखो, यूजेज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन हु, होम, विच एंड दैट। ओके, तो ये डोमेस्टिक एनिमल के लिए यूज़ हो सकता है। अभी डोमेस्टिक एनिमल मतलब ये भी नहीं कि जो रोड पे स्ट्रीट डॉग्स घूमते हैं वो भी नहीं आएगा डोमेस्टिक, जो ऑलरेडी पाला जा रहा है। तो अभी देखें इस क्वेश्चन को। वेल, लेट मी शो यू। हाँ, विनीता विजिटेड द पार्क विथ अ डॉग। विनीता जो थी वो एक डॉग के साथ विजिट की। किसके साथ विजिट की, डॉग के साथ विजिट की। तो विच क्यों लगा, विच क्यों लगा, देखो विच किसके लिए लगता है, लेट मी टेल यू। विच लगता है, विच लगता है, बताऊं क्यों। विच लगता है
नॉन लिविंग थिंग्स के साथ या फिर उन एनिमल्स के साथ जो डोमेस्टिक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्यों आया, ये क्यों आया, विच क्यों आया, क्योंकि डॉग तो डोमेस्टिक था। ऐसा क्यों हुआ? इसीलिए हुआ क्योंकि हमको बताया नहीं गया था कि विनता का डॉग था या फिर वो सही में एक पेट था कि नहीं था। तो हमें कैसे पता चलेगा वो वाइल्ड डॉग है या फिर डोमेस्टिक डॉग है? ठीक है, यहाँ पे ये क्लियरली दिख रहा है विच एनिमल्स के साथ लिखा आता है, नॉन डोमेस्टिक और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। और एक होता है दैट। दैट किसके साथ? एवरीथिंग, सबके साथ यूज होता है। अभी आप बोलोगे इसको बनाया क्यों गया, इसको बनाया क्यों गया? आई विल टेल यू इसको क्यों बनाया गया। देखो अभी आपके सामने कुछ इस टाइप की है, देखो देयर now the sentence is correct. There was a box and a dog. देखो यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस चेंज करते हैं, बॉक्स की जगह ना मैं मैन डाल देती, MAN। तो सबसे पहले क्या क्या आएगा? हु या हुम लग नहीं सकता क्योंकि डॉग लिखा हुआ है। एक सेकेंड, डॉग को भी हटा के ना मैं बॉक्स लिख देती हूँ यहाँ पे, तब सही रहेगा। There was a man and a box that are good। तो क्या यूज होगा? दैट क्यों यूज हुआ? विच क्यों नहीं यूज हुआ? देखो विच किसके लिए यूज होता है? नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। हाँ ठीक है, बॉक्स इसमें एग्री कर रहा था, लेकिन मैन तो नहीं है ना नॉन लिविंग थिंग्स, या फिर डोमेस्टिक एनिमल भी नहीं है वो, मतलब वाइल्ड एनिमल भी नहीं है वो, तो कैसे आ सकता था ऐसे? या फिर अगर मैं बोलूँ कि जो हु या हुम था वो लगता, तो हु या हुम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ थोड़ा नहीं लगता है, दोनों में से कोई एग्री नहीं किए। और अभी आता है दैट। दैट ने मार ली तीर और आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो दैट आप ऐसे केस में लगाते हो। वेल करेक्ट, सही है सब कुछ। ओके, थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ पे पढ़ सकते हो आप, हु एंड हुम are mainly used for people who, however, these pronouns can also be used to refer to animals that are mentioned by name and domestic by people। Domestic animal, ठीक है। Who and whom are same thing, ठीक है। तो आपको ये याद रख के रखना है कि नॉन डोमेस्टिक चीज़ों के लिए आप विच यूज़ करोगे। जैसे द वैक्यूम स्केयर्ड आर डॉग रॉकी, जो अपना वैक्यूम था ना वो स्केयर कर गया, डरा दिया हमारे डॉग को, रॉकी को, हु वॉज स्लीपिंग ऑन द रग। तो अभी क्यों लगा यहाँ पे हु क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे डॉग का मेंशन्ड नेम है, ठीक है। ओके, मेंशन किया हुआ है नेम। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये आपने देखा पहला वाला, द बॉम्ब जो बॉम्ब था वो किल्ड 15 पीपल, 15 लोगों को उसने मार दिया। वॉज वर्स्ट ऑफ द सीरीज ऑफ टेररिस्ट आउटरेंज, जो सबसे बेकार बॉम्ब था आज तक का। उसने सबसे भयानक बॉम्ब जो था उसने 15 लोगों को मार दिया, ठीक है। 15 लोगों को मार दिया। अभी थोड़े इमोशन में बह नहीं जाते हैं, अभी देखते हैं कि बॉम्ब जो था वो नॉन लिविंग थिंग्स था, तो विच भी आ सकता था, दैट भी आ सकता था। द बॉम्ब विच किल्ड 15 पीपल, द बॉम्ब दैट किल्ड 15 पीपल, दोनों के दोनों सही है। दैट कैन बी यूज्ड फॉर पीपल, एनिमल और थिंग, नो रेस्ट्रिक्शंस, कोई कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो एवरीवन बाय बाय, सी यू सून। और अगर आपको अच्छा लगा ना वीडियो तो सब्सक्राइब कर दो। और एक बात मुझे आपको बतानी थी कि ये जो 120 रूल ऑफ ग्रामर के सीरीज़ हैं, इस सीरीज़ को ना अगर आपको कोई भी डाउट बनता है
तो आप इंग्लिश बाय हरजोत कौर संधू, इंग्लिश बाय हरजोत कौर संधू, ठीक है, सर्च मार के उसमें जुड़ सकते हो। बहुत लोग सिर्फ चैनल पेज पे आते हैं, जुड़ते नहीं है ग्रुप में। जुड़ना भी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि चैनल पेज में आके ठीक रहें, नहीं, ठीक है, आपको जुड़ना भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ काम से काम और उसके बाद लीव कर जाएं ग्रुप को। ओके, सो बाय बाय एवरीवन, सी यू सून, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।